Hello students, today we are going to start in the Kingdom of Fools chapter from Moments book, as you can see in the slide. So here the book Moments, we will open. Listen students, I have an important information for you that CBSE has reduced your syllabus and CBSE has reduced chapter number 3rd, Ishwaran the Storyteller. So we will continue 4th chapter in the Kingdom of Fools, which is a Kannada folk tale, and it has been translated by the A.K. Ramanujan. So I am going to open my book, and I think you should also open your books. Okay. This chapter is very lengthy but interesting also. So be careful and please, with interest, listen it. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि जो फूल पीपल होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं. अब अच्छा ऐसा क्यों है? आप कहेंगे कि फूल पीपल डेंजरस कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जो फूल पीपल होते हैं उनका ये होता है कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर जाएं, है ना. उनका ये भरोसा नहीं है कि वो कब अपनी कौन सी हरकत से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ दे सेड दैट fools are very dangerous, that only very wise people can manage them. जो थोड़े फूल होते हैं, जो थोड़े कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं, उन लोगों को मैनेज करना, मीन्स उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण में रखना, ये बहुत ही बुद्धिमान लोगों के बस की बात है. हर कोई व्यक्ति उन्हें डील नहीं कर सकता. Who are the fools in this story? तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इस स्टोरी में कौन कौन से फूल्स मिले हैं और कौन से वो इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने उन्हें मैनेज किया है. What happens to them? हम देखेंगे कौन से फूल्स थे और उनके साथ में इस स्टोरी में क्या क्या हुआ. So let us start the story in the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. अब देखिए, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, then take a pen in your hand and start to write down few important things such as character names. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर मिसकंसेप्शन हो गया तो आप ये नहीं आंसर कर पाओगे कि किसने कौन सी वाली गलती की थी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ पेन एंड कॉपी. आप हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए, केवल इतना, ज़्यादा नहीं, कि कौन कौन सा कैरेक्टर हमारी स्टोरी में कब एंटर हो रहा है. ओके, कौन से कैरेक्टर ने क्या किया है, बस इतना. तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. भाई साहब क्या करें, जहाँ पर मिनिस्टर इडियट्स होते हैं वहाँ पर भी चलो जैसे तैसे देखा जाए. जहाँ किंग इडियट होता है वहाँ भी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. अब जहाँ किंग एंड मिनिस्टर दोनों ही इडियट हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पर लोग जीते होंगे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स में दोनों ही राजा और मंत्री दोनों ही इडियट थे, दोनों ही फूल थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो चीज़ों को अन्य राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे. दे लाइक टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे. अब आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ती हैं.
अब ये थोड़ी होता है कि अब आपके पड़ोस में खाना जो है सुबह बन रहा है तो आप खाना रात में बनाएं, है ना। खाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम, इन 3 टाइम लोग खाना खाते हैं। आप पता चला आधी रात में खाना बना रहे हैं। तो हर एक चीज़ का फिक्स टाइमिंग होता है और हर एक चीज़ अपने प्रॉपर वे में अच्छी लगती है। खामा खाम जिद्दबाजी से काम बिगाड़ना तो मूर्खों का काम होता है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स चीज़ों को चलाना, मैनेज करना लाइक अदर किंग्स। उन्होंने सोचा कि हम उस तरह से अपनी चीज़ों को नहीं हैंडल करेंगे जैसे कि अदर किंग करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू नाइट। भाई साहब, तो इन्होंने क्या कर दिया कि दिन को तो रात में और रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सूरज को तो हाइड नहीं कर सकते थे, ये मून को तो अपनी अकॉर्डिंगली नहीं ला सकते थे सामने। तो इन्होंने क्या किया, जो काम दिन में किए जाते थे, दे हैव प्लेस्ड ऑल दीज वर्क्स इनटू नाइट। उन्होंने वो सारे काम रात में करने शुरू कर दिए, और जो सारे काम रात को हुआ करते थे, दे हैव स्टार्टेड टू डू इनटू डे टाइम। ओके, दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ऑर्डर कर दिया पूरी पब्लिक में कि कोई भी बंदा, जो भी जितने भी लोग हैं, सारे लोग, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, सभी अवेक जगेंगे एट नाइट, रात में, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। यहाँ तक कि कोई खेत जोतेगा या फिर अपना बिजनेस यानी कि व्यापार चलाएगा ओनली आफ्टर डार्क, तो रात के बाद ही, जब रात हो जाए तभी आपको ये काम करने हैं। चाहे आप खेत जोत रहे हैं तो भी रात में, और अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं तो भी रात में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी इन लोगों की। अच्छा, एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। हो, और आपको तुरंत सोने चले जाना है जैसे ही सूरज निकल के आ जाए। अब बताइए, रात के अंधेरे में किसी भी काम को करना कितना मुश्किल होता है। वो भी खेत जोतने जैसा काम है, प्लगिंग का काम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। चलिए देखते हैं, एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद दैट। हर एक बंदा जो भी उन्हें डिसोबे करेगा, जो भी उनकी बात को नहीं मानेगा, उन्हें अनादर करेगा या उनकी अवज्ञा करेगा, विल गेट पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट, उसको सजा दी जाएगी। सजा भी भैया ऐसी वैसी नहीं है, पनिश्ड विद डेथ, डायरेक्ट खेल खत्म है। उसको डेथ मीन्स मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। द पीपल डिड, लोगों ने किया, एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, जैसा कि उन्हें कहा गया, क्योंकि उनके अंदर एक फियर था, एक डर था। किस चीज़ का? डेथ का। मरने से अच्छा है जैसा ये बोल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड। जो किंग था और मिनिस्टर थे उसके, दोनों ही डिलाइट हो गए। हाँ, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है, रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो प्लानिंग थी वो तो सक्सेसफुल जा रही है भाई। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। ऐसे में क्या होता है, एक दिन कहीं से किस्मत के मारे बेचारे गुरु और शिष्य, गुरु एंड डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स प्यूपल, शिष्य। तो एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और शिष्य वहाँ पर घूमते घूमते आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। और वो जो शहर था वो काफ़ी सुंदर था देखने में। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, भकाभक, खूब ज़ोर से उजाला हो रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, बट नो वन वॉज मूविंग। कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। खूब दिन निकल रहा था लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। बड़ी आश्चर्य की बात है। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग। हर कोई व्यक्ति सोया हुआ था, यहाँ तक कि चूहा भी नहीं दिख रहा था, चूहा भी नहीं हिल रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि कैटल्स को भी ऐसी हैबिट डाल दी गई थी कि वो भी दिन में सोते थे। कैटल मवेशी, जानवर, पालतू जानवर। The two strangers were amazed by that they saw around them.
तो दो लोग जो थे, गुरु और शिष्य, दोनों ही बड़े यार सरप्राइज हुए, ये क्या है, पूरा शहर खाली पड़ा, पूरा नगर खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज हो गए इस बात को लेकर कि उनके आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो घूमते रहे बेचारे इधर उधर कस्बे में जब तक कि शाम नहीं हो गई। when suddenly the whole town wake up and went about its nightly business, और तभी वो क्या देखते हैं कि जैसे ही रात हुई तो पूरे टाउन के लोग जग गए और उन्होंने इधर उधर अपना काम करना शुरू कर दिया। नाइटली बिजनेस, उन कामों को जिन्हें वो रात में करने लगे थे, पहले दिन में किया करते थे उन सारे कामों को अब वो रात में करने लगे थे, तो अपनी नाइटली बिजनेस, अपनी रात के कामों के लिए वो जग गए। द टू मैन वो हंग्री, अब भैया ये गुरु और शिष्य जो है सुबह के पहुंचे हुए हैं यहाँ, एंड दे बोथ आर हंग्री, बहुत जोर से भूख लग रही है उन्हें। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब उन्होंने देखा भैया शॉप्स ओपन हो गई, चलो जल्दी से कुछ ग्रोसरीज लेके आते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, अनाज वगैरह। टू देयर अस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अब देखिए सभी शाम को जगे हैं, ये तो पहला आश्चर्यजनक किस्सा था ही, अब नया किस्सा मिला उन्हें, क्या कि उस दुकान पर एवरीथिंग वॉज ऑफ सेम कॉस्ट, हर चीज़ सेम कॉस्ट की थी। दे हैव टू पे सेम रुपीज़ फॉर एवरीथिंग, फॉर परचेजिंग एनीथिंग, मतलब हर एक चीज़ को खरीद सकते थे आप एक ही रेट में, क्या बात है। और कॉस्ट क्या थी, अ सिंगल दुद्दू, दुद्दू वहाँ के एक करेंसी है, मीन्स उसको जैसे हम लोगों के यहाँ रुपए बोलते हैं, तो एक दुद्दू में, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपये में काम करते हैं, एक दुद्दू में उनके यहाँ कोई भी चीज़ आप खरीद सकते थे। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे उन्हें चावल खरीदना हो, और अ बंच ऑफ बनानाज, या फिर उन्हें बनानाज का बंच लेना हो, दोनों ही कामों के लिए एक दुद्दू काफ़ी था। मीन्स कहाँ बनाना और कहाँ राइस है ना, दोनों की कॉस्ट सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो ऐसा नगर था जहाँ पर एक दुद्दू के बदले में आप कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, चाहे आप केला लो या चावल। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और जो डिसाइपल थे वो बड़े खुश हो गए, अरे वाह हमारी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वो खरीद सकते थे वो हर चीज़ जिसे वो चाहते थे, केवल और केवल एक दुद्दू के बदले में, 1 रुपये के बदले में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पकाया, अनाज को खरीद लिया, आटा वगैरह लेके, सब्जी वगैरह लेके खरीद के जब उन्होंने पकाया और खाया, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु जो थे उनको कुछ अंदर से रियलाइजेशन हुआ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ें कुछ भाप लेते हैं लोग, तो गुरु जी को क्या फील हुआ, गुरु जी को ये फील हुआ कि ये जो दुद्दू है, सॉरी ये जो नगर है, ये मुझे ऐसा लगता है इट वाज sorry I have not changed the slide, I'm going to change the slide. Here it has been written that all he wanted was good cheap food, उन्हें चाहिए क्या था, अच्छा खाना, और वो लोग बड़े खुश हुए। लेकिन जब उन्होंने बनाया और खाया, when they had cooked and eaten, जब उन्होंने बनाया तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि जो किंगडम है वो फूल्स का है, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और गुरु क्योंकि ज्ञानी होते हैं तो उन्होंने सोच लिया, समझ लिया, भांप लिया इस चीज़ को कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुकना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है।
दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। हु सेड? ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, गुरु ने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल है, चेला है, उनका शागिर्द है, वो तो भाई इतना ज्ञानी नहीं है, तो उसे तो भाई क्या चाहिए था, आहा सब चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, बड़े आराम से रहेंगे, तो उसने कहा ना 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 ना, आई डिडंट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, मैं बिल्कुल भी इस प्लेस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ वहाँ पर बहुत सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और डिसाइपल का वहाँ से न जाने का क्या कारण था, वो जो चीज़ चाहता था वो थी पेट भरकर खाना, उसको खाना बहुत पसंद था, मतलब पेटू टाइप का इंसान था वो। तो उसने कहा कि भाई मेरे को तो बिल्कुल केवल खाने खाने से मतलब है, और खाना यहाँ बहुत सस्ता है, तो गुरुजी आप जाओ, मैं तो यहीं पे रहूँगा और मज़े से खाऊंगा। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स। अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को गुरु ने समझाया कि देखो बेटा ये सभी मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, तुम इस तरीके से यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मूर्ख कुछ भी कर सकते हैं। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं कह सकते कि व्हाट विल दे डू नेक्स्ट टू यू, क्या कर देंगे तुम्हारे साथ अगले ही पल। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल को तो गुरु की बात रास ही नहीं आ रही थी। डिसाइपल बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरु जी, अब देखो आप मुझे बहकाओ मत, और हाँ मैं ना नहीं जा रहा हूँ। जब किसी को कोई अच्छी बात बताओ ना, तो उसे लगता है पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है इस बात के पीछे, पता नहीं हमसे क्यों ऐसे करने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई हर बात के पीछे स्वार्थ हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई चीज़ सामने वाला आपकी भलाई के लिए कह रहा हो। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी वाली बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पर रहने को ही राजी था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली हाथ खड़े कर दिए, ठीक है बच्चे तू रहना चाहता रह ले भाई। एंड सेड, और कहा डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, जो आए मन में तेरे वो कर, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और इतना कहकर गुरु वहाँ से चल दिए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो मज़े से वहाँ पर खाता रहा और रहने लगा। एट हिज फिल एवरी डे, अपने पेट भर, मतलब पेट से जैसे कहते हैं ना 2 बाइट फालतू खा लेना, तो 2 बाइट फालतू ही खा के और आराम से मज़े से पड़ा रहता था। कहाँ गया, बनाना घी राइस व्हीट, क्या क्या लेके आता था, बनाना घी राइस व्हीट, अपने लिए एक तो आटा लेके आता, चावल लेके आता, घी लेके आता, केले लेके आता, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और कुछ ही दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे स्ट्रीट साइड, सड़क के किनारे जो आपने देखे होंगे बुल, मोटे मोटे बैल के भैया, मतलब बुल समझते ही हैं आप, तो जो मोटे मोटे हट्टे कट्टे बैल होते हैं, तब बैल क्या आप उन्हें सांड कह सकते हैं, वो पड़े रहते हैं, तो उनकी तरह उसकी हालत हो गई। वन ब्राइट डे, एक बहुत ही सुहावना सा दिन था, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा टच अलग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक गुरु और डिसाइपल थे हमारे स्टोरी में, अभी हमारी स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स एंटर होते जा रहे हैं, एंड केयरफुली स्टार्ट टू राइट डाउन देयर नेम्स। अ थीफ, एक चोर आया है, ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, चुपके से ब्रोक इनटू घुस गया है एक अमीर व्यापारी के घर में। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में एक होल किया, स्नीक्ड इन, स्नीक्ड इन मीन्स होता है वॉक स्टिल्डली, चुपके से जाना, चुपके से उसने एंट्री कर गया है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही अपने
पोटली को, लूट की पोटली को बांध के वो बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस घर की, उस पुराने घर की जो दीवार थी, collapsed on his head and killed him on the spot. collapsed, ये ज़रा सा लड़ गए होंगे तो वो दीवार जो है उनके ऊपर गिर गई और वो भैया ऑन स्पॉट उसी जगह पे मर गए। तो एक दोबारा बता दे रही हूँ, एक चोर घुसा है एक अमीर व्यापारी के घर में, और उस अमीर व्यापारी के घर की दीवारें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो गिर गई है, और दीवार गिरने के कारण चोर जो कि अपने लूट का सामान लेकर भाग रहा था वो वहीं के वहीं मर गया है। His brother ran to the king and complained. एक सेकेंड, हाँ यही है, उस चोर का भाई, अब आप कहानी सुनिएगा कि कितनी डिफरेंट स्टोरी है ये। अब जो चोर के भाई साहब थे, चोर के बड़े भैया भागे भागे गए राजा के पास। देखिए चोर का भाई गया है राजा के पास, एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या कंप्लेंट कर रहे हैं? योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, महाराज जब मेरा भाई अपने एंशिएंट ट्रेड यानी कि पुरखों के व्यापार को, पुरखों के धंधे को चला रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, परस्यूइंग कंटिन्यू कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार, एक निर्दयी दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी और उसने उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और मैं उस व्यापारी पर अपने भाई की मौत का इल्ज़ाम लगाता हूँ। ही पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको बनवानी चाहिए थी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल। स्टूडेंट्स, आई हैव अगेन फॉरगॉटन टू चेंज दिस स्लाइड। जूम कर सकते हैं आप स्लाइड को। दिस पैराग्राफ इज गोइंग ऑन, दिस वन, ओके। देयर वी वर। हाँ, तो वो कह रहा है ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उस व्यापारी को एक अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आप इस गलती के लिए उस गलत करने वाले को पनिश करिए, एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और कंपेंसेट करिए हमारी फैमिली को इस इनजस्टिस यानी कि अन्याय के लिए। मेरा भाई जो कि एक बहुत ही अच्छा चोर था वो मारा गया है, और उसके लिए आप उस चोर को मारने के कारण यानी उस व्यापारी को पनिश करिए, और मुझे सांत्वना भी दीजिए, और साथ में सांत्वना समझते होंगे ना आप, सांत्वना भाई जब कोई मर जाता है ना किसी हादसे में तो उसे पैसे वैसे भी मिलते हैं, मुझे न्याय दीजिए। द किंग सेड, राजा तो आपको पता ही है कितना बुद्धिमान था। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड एट द ऑनर ऑफ द हाउस, तुरंत के तुरंत जाओ दरबारियों, जाओ सैनिकों, और उस हाउस के ऑनर को तुरंत मेरे दरबार में लाके हाजिर कर दो। व्हेन द मर्चेंट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक सेकेंड। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द किंग, ओके, and two more people, we will read about them. When the merchant arrived, अब मर्चेंट भैया आ गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये हाथ उठा उठा के जो बोल रहे हैं ये मर्चेंट भाई साहब हैं, ठीक है। एंड द किंग क्वेश्चन हिम, राजा प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ भाई अच्छी दीवार नहीं बना सकता था, दीवार गिर गई, चोर मार दिया, राज्य में से एक चोर खत्म कर दिया, इतना ऊंचा व्यापार था उसका बेचारे का। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा व्यापारी? सच एंड सच योर हाइनेस, ऐसे ऐसे, मतलब अपना जो भी उसका मतलब नाम गांव जो भी हो उसने पूरा बता दिया। वर यू एट होम व्हेन दी डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, हाँ भाई व्यापारी क्या तुम तब घर पे ही थे जब वो बेचारा चोर तुम्हारे घर में बर्गल्ड, चोरी करने घुसा था।
द एक्यूज प्लीज गिल्टी, यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, वो मेरे घर में एंटर किया, एंड द वॉल वॉज वीक, जो दीवार थी वो कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, दीवार उनके ऊपर गिर गई और वो बेचारी चोर जी मर गए। द accused pleads guilty, your wall killed the man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। तो अब राजा जी क्या कह रहे हैं, देखो तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है और तुम्हारे घर की कमज़ोर दीवार की वजह से इस बेचारे आदमी का बहुत अच्छा चोर भाई मारा गया है और इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक्यूज होता है कल्प्रिट होना और प्लीड गिल्टी होता है अपराध स्वीकार करना। तो वो कह रहा है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारी वजह से इस चोर का भाई मारा गया है, तो अब जो है तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है उन्हें भी लिख लीजिएगा। कहाँ गया, यस, योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार इस पर गिर गई और उसने इस व्यक्ति को मार दिया है। एंड वेयर वी वर, मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति का खून कर दिया है। मतलब भाई साहब, घर की दीवार गिरी है और राजा जो कि सबसे ज़्यादा सिंसियर होता है, सबसे ज़्यादा दिमागदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, यहाँ पे उल्टी ही कहानी है। राजा भाई साहब कह रहे तुमने उस व्यक्ति का खून किया है, वी हैव टू पनिश यू, और हम लोगों को अब मिलके तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे व्यापारी ने शुरू कर दिया चिल्लाना, भैया अपना बचाव तो करेगा। महाराज, आई डिडंट पुल अप द वॉल, मैंने दीवार को नहीं गिराया। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उस इंसान की गलती है जिसने उस दीवार को बनाया था। भाई साहब, कितनी ज़ोर से दिमाग काम किया उसका, मतलब ये थोड़ा सा दिमागदार था। तो कह रहा मैंने तो दीवार गिराई नहीं है साहब, उसे पकड़ो जिसने दीवार बनाई, और उसी की वजह से जो दीवार थी वो कमज़ोर हुई। आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है बच्चों? हाँ, तो कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो दीवार थी वो गिर गई। चोर के भाई ने कहा कि व्यापारी को पनिश किया जाएगा। व्यापारी को बुलाया गया तो व्यापारी बोला कि जिसने दीवार बनाई उसको बुलाओ महाराज, मैंने ये दीवार थोड़ी ही बनाई है। अच्छा, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, जिसने दीवार बनाई उसने उसको सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, और आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? महाराज बोले ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, कौन है वो पापी मिस्त्री? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज ये दीवार मेरे पापा के समय की है, मेरे पापा के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मुझे पता है वो आदमी जिसने ये दीवार बनाई थी। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब तो वो आदमी बूढ़ा भी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं पास में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब भैया हमारे बुद्धिमान राजा ने फटाक से अपने सैनिक भेजे, सैनिकों जाओ और उस मिस्त्री को पकड़ कर लाओ, उस ब्रिकलेयर को, उस मिस्त्री को पकड़ कर लाओ जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, गए भाई साहब, सैनिक भागे पकड़ के लाए। टाइड हैंड एंड फूट, उसके हाथ पैर बांध लाए बेचारे के, एक तो ऐसा ही बड़ा बूढ़ा और उसके हाथ पैर बांध लाए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? हाँ भाई, क्या तुम ही वो मिस्त्री हो जिसने इसके पापा के ज़माने में इसकी दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी।
वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, कैसी दीवार बनाते हो तुम, कैसी दीवार बनाई तुमने. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये गिर गई एक व्यक्ति के ऊपर और इसने उसको मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और अब हमें तुम्हें मौत की सज़ा सुनानी होगी. भाई साहब वो तो कुछ दिन बाद वैसे ही जाने वाला था, बड़ा बूढ़ा इंसान, और उसको पकड़ लाए, उसको पनिश कर दिया. बोले कि ऐसा है, अब कुछ नहीं, अब तो तुम्हें मारा जाएगा. स्लाइड चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गया है. यस, क्या है चैप्टर में? द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स. नो, एक सेकेंड. यस, वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस तरीके की दीवार बनाते हो तुम. एक इंसान के ऊपर गिर गई, इंसान को मार दिया तुम्हारी बनाई हुई दीवार ने. क्या करते हो, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता है. तुमने एक इंसान को मारा और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, और राजा ने तो भैया उसको एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी चढ़ाने का दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया. एग्जीक्यूशन मृत्युदंड, ठीक है. अब उसको सुना दिया कि अब तुम्हें फांसी होगी भाई साहब. द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, अब जैसे कि व्यापारी ने अपनी जान बचाई थी, तो अब बेचारा ब्रिकलेयर जो मिस्त्री है वो भी शुरू हो गया. महाराज मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव आर एल्डर ऑर्डर्स. महाराज कृपया मुझे सुन लीजिए, इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर्स दे दें, इससे पहले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए. इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. ये सच है महाराज कि मैंने ही ये दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी, ये बिल्कुल सच है. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन ये गलती महाराज मुझसे क्यों हुई, क्योंकि मेरा दिमाग उस दीवार को बनाने में लग ही नहीं रहा था. मैं दीवार को बनाने में अपना मन लगा ही नहीं पा रहा था. अच्छा भैया क्यों नहीं लगा पा रहे थे भाई? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे बहुत अच्छे से याद है महाराज. भाई साहब जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे इतने अच्छे से याद नहीं रहता है, लेकिन इन्होंने देखिए क्या खाया था, इन्हें अच्छे से याद है. कह रहे हैं मुझे अच्छे से याद है, एक डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी थी, who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे याद है एक डांसिंग गर्ल बार बार आ रही थी, जा रही थी उस स्ट्रीट पर, उस रास्ते पर, और उसके पैरों में जो एंकलेट, जो पायल थी, जिंगलिंग, वो छम छम करके बज रही थी. एंड आई couldn't keep my eyes or mind on the wall. और इस वजह से मैं अपनी आँखों को और दिमाग को उस दीवार को बनाने में नहीं लगा पाया. आई वॉज बिल्डिंग, जिसे कि मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए. आई नो वेयर शी लिव्स, और महाराज मुझे तो ये भी पता है कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है. अच्छा भैया, मतलब डांसिंग गर्ल आ रही है, जा रही है, अब पायल भी ना पहने कोई. यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने. राजा भाई साहब तो हैं इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही कहा. द केस डिपेंड्स, जो केस है वो और ज़्यादा गहरा पेचीदा होता जा रहा है. वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें बहुत सावधानी से इस केस की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. इस तरीके के जटिल केसेस को, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना, इनका फैसला करना कोई छोटी बात नहीं है. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़. चलो ढूंढ निकालते हैं उस डांसर को जहाँ कहीं भी हो. स्लाइड. यू आर राइट, द केस डिपेंड्स. आप नहीं, ये तो हो गया है. द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन. अब जब ये भाई साहब, मिस्त्री भाई साहब बूढ़े हो गए थे, तो डांसिंग गर्ल भी बेचारी वो बूढ़ी हो गई थी. केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, अब वो बेचारी
कांपती हुई, लड़खड़ाती हुई जैसे तैसे कोर्ट में, दरबार में हाजिर हुई. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? जब ये बेचारा आदमी वॉल बना रहा था, दीवार बना रहा था, तो क्या उस समय तुम ही थी जो बहुत सालों पहले यहाँ से आ जा रही थी? Did you see him? क्या तुमने इसे देखा था? Yes, my lord, I remember it very well. हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छे से याद है. So you did walk up and down. अच्छा, तो तुम मानती हो इस चीज़ को कि तुम अप डाउन कर रही थी. With your anklets jingling, और तुम्हारे पाँव में जो पायल थी वो बज रही थी, जिंगलिंग कर रही थी. You were young, तुम यंग थी. And you distracted him, और तुमने अपनी पायल से, छम छम से इस बेचारे ब्रिकलेयर की मन को फटका दिया था, डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, अपनी तरफ खींच लिया था. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसी वजह से वो खराब दीवार बन गई. भाई बहुत तेज है दिमाग तो राजा का. तो अब आगे देखते हैं. स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, मैंने भी अपना पेज चेंज कर लिया है. ओके, जूम कर देती हूँ इसे आपके लिए. पहले यहाँ पर देखिए, एक भाई साहब हैं जिन्हें बुलाया गया है, जिनके गले में माला है, सर पे इस तरह की पग वगैरह है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कोई रिच बंदा ही होगा. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. तुम्हारी वजह से जो दीवार बिगड़ी थी वो एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर, पुअर बर्गलर, बेचारे चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा मर गया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन. तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है. निर्दोष व्यक्ति, देखिए, एक चोर को निर्दोष व्यक्ति कहा जा रहा है, और जो बेचारी डांसिंग गर्ल वहाँ से पायल पहन के निकल रही थी उसको एक्यूज़ किया जा रहा है ना, उसको अपराधी ठहराया जा रहा है. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और अब तुम्हें दंडित होना होगा. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट. अब भैया दो ने तो राजा बुद्धू बना दिया था, अब बारी थी डांसिंग गर्ल की. डांसिंग गर्ल क्या कम थी? डांसिंग गर्ल बोली, रुकिए महाराज. 1 मिनट के लिए उसने सोचा और बोला, महाराज थोड़ा रुकिए. भाई देखिए, दरबार में कोई भी आता था, पकड़ के लाया जाता था, तो वो हर आदमी समझ चुका होता था कि भाई राजा में बुद्धि तो है नहीं, और अगर मुझे बुलाया गया है दीवार गिरने के लिए तो जाहिर सी बात है कि मुझसे पहले वालों ने अपनी जान बचाई है, तो क्यों ना एक प्रयास में भी करके देख लूँ. तो हमारी डांसिंग गर्ल जो थी, इसने भी अपना प्रयास किया. क्या कहा इसने? माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतज़ार करिए, ज़रा रुकिए. आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. हाँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मैं उस समय उस सड़क पर बार बार आ जा रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ. लेकिन क्यों जा रही थी, आ रही थी, ये तो सुन लीजिए महाराज. मैंने कुछ गोल्ड, कुछ सोना था जो कि सोनार को दे रखा था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए. अब देखिए, लेडीज़ जो होती हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ज्वेलरी पहनने का, है ना. तो उसने क्या किया था, गोल्ड लेके और गोल्ड स्मिथ पे देकर आई थी, सोनार पे, गोल्ड स्मिथ सोनार, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, और वो बहुत ही आलसी निकम्मा इंसान था महाराज. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने मुझसे बहुत सारे बहाने लगाए. एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन. जब भी मैं जाती महाराज, मुझसे कहता ठीक है अभी थोड़ी देर में आना, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, ऐसे कह कह के उसने मुझसे कई बार, मुझे बार बार आने जाने पे मजबूर किया. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स. उसने मुझे मजबूर कर दिया दर्जनों बार अपने घर आने जाने पर. मैं बार बार पूछने जाती थी कि क्या हुआ है, ज्वेलरी बन गई है कि नहीं, रेडी हुई कि नहीं, लेकिन वो निकम्मा गोल्ड स्मिथ महाराज, उसने मेरी ज्वेलरी टाइम से बना के नहीं दी.
दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही वो समय था महाराज जब मेरे आने जाने के कारण इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज. माई लॉर्ड इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस निकम्मे गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है ना. तो आप देखिए स्लाइड चेंज करूँगी मैं, उससे पहले आपको गोल्ड स्मिथ का शक्ल दिखा दूँ. बेचारा वैसे ही मरा मराया सा है, अभी से राजा बुलाने वाला है तो ये तो वैसे ही सुन सुन के ही मर जाएगा. स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ जिससे मैं इसे चेंज कर सकूँ. एक सेकेंड बस, हो गया. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. अरे ये तो बहुत गलत हुआ इस बेचारी के साथ में, ये तो बिल्कुल सही कह रही है. सारा दोस्त तो उस गोल्ड स्मिथ का है. अब आप देखिए घूमते घूमते कहानी कहाँ से कहाँ आ रही है. सो यू हैव टू मैंशन इट दैट विच कैरेक्टर हैज़ गिवन विच वन एक्सक्यूज़. किस कैरेक्टर ने कौन सा वाला एक्सक्यूज़ दिया है. इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर इट, दैट्स वाई यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. एक चार्ट सा बना लीजिएगा, उसमें नोट इट करते रहिएगा. थॉट द किंग, राजा ने सोचा अरे ये बेचारी के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है. एक तो ज्वेलरी की ज्वेलरी नहीं मिली और यहाँ मारने बुला ली मैंने तो. वेकिंग द एविडेंस, सबूतों की नाप तोल करते हुए राजा बोला वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. अच्छा तो आखिर में हमें असली गुनहगार, कल्प्रिट जो क्रिमिनल होता है, तो बोला कि अरे हमें आखिरकार असली गुनहगार मिल ही गया. गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जाओ और जाकर पकड़ लाओ सोनार को जहाँ कहीं भी वो छुपा हो. एट वंस, तुरंत. द किंग्स बैलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के जो बैलिफ्स थे, जो उसके कानून के रखवाले थे, जो उसके सैनिक थे, वो गए और गोल्ड स्मिथ को ढूंढने लगे. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि सोनार अपनी दुकान के एक कोने में छुप के बैठा हुआ था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने भी सुना कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा हुआ है और मुझे फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, तो उसकी भी अपनी एक स्टोरी तैयार हो गई सुनाने के लिए. कहाँ गया. माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. इट्स ट्रू, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. महाराज ये बिल्कुल सही है कि मेरी वजह से ही इस बेचारी डांसिंग गर्ल को बार बार वहाँ आना जाना पड़ा था. लेकिन महाराज इससे पहले कि मैं अपना काम ख़त्म कर पाऊँ, मैं इसकी ज्वेलरी तैयार कर पाऊँ इस डांसिंग गर्ल की, मुझे एक और काम ख़त्म करना पड़ा था. क्या काम देखिए. आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मैंने काम पूरा किया था उस अमीर व्यापारी का. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर एक शादी होने वाली थी. एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, आप तो जानते ही होंगे महाराज कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंस, कितने अधैर्यवान होते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? कौन था वो अमीर व्यापारी, किसने तुम्हें इस बेचारी डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने से रोका. किसने इस डांसिंग गर्ल को मजबूर किया. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और किस ज्वेलर की वजह से बार बार इस वोमेन को आना जाना पड़ा. विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से उस मिस्त्री का ध्यान भटक गया, मज़दूर का ध्यान भटक गया. विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से उसकी वॉल मेस बेकार हो गई. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, और उस
बेकार वॉल ने उस एनिसेंट मैन, उस बेचारे चोर को मार दिया। कैन यू नेम हिम, नाम बताओ तुम उसका। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। अब गोल्ड स्मिथ, उस सुनार ने नाम बताया उस रिच व्यापारी का। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। और जब इसने नाम बताया तो वो कौन निकला, वो और कोई नहीं था बल्कि वही अमीर व्यापारी था, वही रिच मर्चेंट था जिसके घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब तो न्याय का चक्र पूरा हुआ। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। राजा ने सोचा न्याय का चक्र तो अब पूरा हुआ है, कहानी मर्चेंट से शुरू होकर मर्चेंट पर ही आ गई, इसका मतलब असली अपराधी मर्चेंट ही है। बैक टू द मर्चेंट, व्हेन ही वॉज रूडली सम्मन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही हैज़ डेड, आई एम इनोसेंट, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो मर्चेंट जी हैं उनको बुलाया गया। मर्चेंट जी फिराए रोते रहते हैं, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, महाराज ये तो मेरे पापा के ज़माने की दीवार है, पापा ने बनवाई थी, मैंने थोड़ी बनवाई थी। तो अब तो भैया कुछ नहीं हो सकता है, अब तो भाई एक तो मुर्गा चाहिए जिसे हलाल किया जा सके। तो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि ये मेरे पापा थे, उन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, ही इज़ डेड, वो तो मर गए हैं, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने थोड़ी बनवाई थी ज्वेलरी। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। अब राजा ने अपने मिनिस्टर से बात की, हाँ भाई इधर आओ। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और बड़ी बेरहमी से, बड़ी ही लापरवाही से उसने फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया देखिए, देखते हैं। डिसिसिवली, डिसाइडेडली मीन्स निर्णात्मक रूप से उसने फैसला सुनाया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर। ये बात तो सत्य है कि जो असली कातिल है वो तुम्हारे पिताजी थे, ठीक है, असली कातिल तो तुम्हारे पापा थे, लेकिन ही इज़ डेड, अब वो तो मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन अब किसी को तो उनके प्लेस पे दंडित होना पड़ेगा ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। अच्छा ये बताओ, अपने क्रिमिनल पापा से जितनी भी चीज़ें हैं वो जायदाद के रूप में तुम्हें ही मिली है ना, विरासत के रूप में। इनहेरिटेड मीन्स विरासत के रूप में तुम्हें ही मिली है ना, वंशानुगत के रूप, वंशानुगत बोलते हैं जिसे। उस क्रिमिनल पापा से सारी चीज़ें तुमने ली हैं। हिज रिचेज, उसकी अमीरी, एज वेल एज हिज सिंस, उसकी अमीरी ली है तो उसके पाप भी लो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैं तो पहले से ही जानता था, जब मेरी निगाह तुम पे पड़ी थी तभी मैं समझ गया था कि असली अपराधी तो तुम ही हो। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस भयानक क्राइम, इस भयानक अपराध की जो जड़ हैं वो तुम ही हो। यू मस्ट डाई, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने ऑर्डर दे दिया, हाँ भाई जाओ और फांसी का तख्ता तैयार करो। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। और जैसे ही सर्वेंट को ऑर्डर दिया गया तो सर्वेंट ने जल्दी से धार तेज करने लगा और तैयार हो गया उसको स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। जो फाइनली उसको जो फांसी चढ़नी थी, इम्पेलिंग का मतलब होता है टू हैंग, सूली पर चढ़ाना। तो इम्पेलिंग के लिए तैयारी करने लगे भाई। मर्चेंट को ले जाया गया और धार तेज करी गई। स्टेक क्या होता है? स्टेक होता है क्रॉस, जो होती सूली। पहले क्या होता था, हम लोग अब के ज़माने में एक फांसी का फंदा लगाते हैं, उस टाइम पे क्या था ना कि एक स्टेक टाइप का होता था, आपने देखा होगा, ऐसे करके तख्ता होता है, उसके बीच में ऐसे स्पेस बना हुआ होता है। उसके बाद
उसके ऊपर एक और तख्ता लगाया जाता है और हाथ उसकी चेन से बंधे हुए होते हैं और फिर उसकी पटाक जैसे बलि दी जाती है ना। तो वही वाली प्रथा थी। कहाँ गया? It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. पता नहीं कैसे राजा का जो मंत्री था उसके दिमाग में ये बात आई कि यार जो ये व्यापारी है ये तो बहुत ही पतला है, ये तो स्टेक पे फांसी के तख्ते पे फिट नहीं आएगा। अब बताइए, फिटिंग का बंदा चाहिए इन्हें मारने के लिए। तो उसने कहा ये तो बहुत पतला है और ये नहीं भाई सही से मारा जा पाएगा। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। अब उसने अपील की, गुहार लगाई, रिक्वेस्ट किया। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। अपील की राजा से कि राजा जी आप ऐसा करो। एक सेकेंड, स्लाइड चेंज कर दूं। कहाँ गया? हाँ, जब देखा गया कि वो बहुत पतला है, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उसने राजा से कहा महाराज कॉमन सेंस लगाइए आप। और द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा बोला यार कल्प्रेट मिला तो अब जो फांसी का तख्ता है, जो बलि का तख्ता है वो नहीं फिट बैठ रहा है यार, ऐसे कैसे करें? वॉट शेल वी डू? अब हम क्या करेंगे? ही सेड, राजा ने कहा। व्हेन सडनली इट स्टक हिम, तभी उसके माइंड में, उसके बड़े वाले माइंड में, उसके इतना दिमागदार तो वो था ही, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। एक सेकेंड, हाँ, उसके माइंड में एक ख्याल आया। क्या आया? व्हेन it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. कि उन्हें जो काम करना था वो काम क्या था कि उन्हें एक इतना मोटा बंदा चाहिए था जो उस स्टेक पर, उस तख्ते पर फिट आ सके, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग की जा सके, सर धड़ से अलग किया जा सके। अच्छा, तो उसने कहा बस प्रॉब्लम यही है ना कि इस फांसी के तख्ते के बराबर का फिट बंदा हमें ढूंढना है। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो तुरंत सर्वेंट को ऑर्डर दिया गया, चलो चलो जाओ पूरे टाउन में घूमो, पूरे कस्बे में घूम के आओ और जहाँ भी इस स्टेक के लायक फिट बंदा तुम्हें दिख जाए, जहाँ भी मोटा ताज़ा सा बंदा मिल जाए जो इस स्टेक पे फिट आ जाए, उसको पकड़ ला। एंड देयर आइज फेल ऑन दी डिसाइपल। अब सैनिकों की आंख पड़ी किस पे? सैनिकों की नज़र पड़ी खाए पिए मोटे हो रखे किस पे? डिसाइपल, गुरु के उस शिष्य पर। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा फैटी बना लिया था, बहुत ज़्यादा मोटा कर रखा था। फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, महीनों से घी, बनाना, राइस एंड व्हीट खा खा कर जिसने अपने आप को बहुत मोटा कर लिया था, उसको पकड़ ले गए। मैंने अपना पेज वो कर लिया, आप भी स्लाइड चेंज कर लीजिए। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया? आई एम इनोसेंट, मैं तो बहुत निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, अरे मैं तो सन्यासी हूँ। जब सैनिक उसे पकड़ने लगे तो चिल्लाने लगा। ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू, हो सकता है कि तुम निरपराध हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, ये तो राजा का आदेश है। रॉयल डिक्री, राजसी आदेश। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसा बंदा पकड़ के ले जाना है जो इस स्टेक, इस फांसी के फंदे पर बिल्कुल फिट आ जाए। दे सेड, उन सैनिकों ने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और ले गए उस बंदे को पकड़कर उस प्लेस पर, उस जगह पर जहाँ पर एग्जीक्यूटिंग होनी थी, यानी कि उस मृत्युदंड दिया जाना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, आज उस शिष्य को महीनों बाद अपने गुरु के बुद्धिमानी वाले शब्द याद आ रहे हैं।
दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स। गुरु ने कहा था कि ये जो शहर है, ये जो नगर है, ये मूर्खों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू यू नेक्स्ट, कि क्या करेंगे ये तुम्हारे साथ आगे चल के, इसका कोई भरोसा नहीं है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने दिली दिल में गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेन एवर वेयर एवर ही वॉज, उसने अपने दिल ही दिल में अपने गुरु को याद किया और प्रार्थना की कि आप मेरी मदद कीजिए, जहाँ कहीं भी आप हों मेरी बात को सुनिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न, गुरु ध्यान लगा कर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने विज़न में सारी चीज़ें देख ली दिव्य दृष्टि से। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिक पावर्स थी, जादुई शक्तियाँ थी, जिससे वो सब कुछ देख सकते थे। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फर्दर एज ही कुड सी द प्रेजेंट फ्यूचर, एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो उतना ही साफ फ्यूचर को भी देख सकते थे जितना कि प्रेजेंट और पास्ट को। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वो तुरंत आकर पहुँचे अपने शिष्य को बचाने के लिए। who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने अपने आप को खुद ही फंसा लिया था इस तरीके के जाल में, इस तरीके के षड्यंत्र में, केवल किस लिए? खाने के पीछे, कुछ लालच के पीछे। स्क्रेप होता है बिग ट्रबल, ठीक है। तो उस बड़ी सी मुसीबत में जिसने अपने आप को फंसा लिया था, और मात्र किस चीज़ की वजह से? एक छोटे से खाने के लालच की वजह से। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him, जैसे ही गुरु शिष्य के पास पहुँचे तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, पहले तो स्कोल्डिंग का होता है रिप्यूक करना, डांटना। पहले तो उन्होंने फटकार लगाई, और खा ले और रह ले, यहाँ पे सस्ता खाना मिल रहा है, खाना नहीं खाएगा। पहले तो फटकार लगाई उसमें कस के। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और फिर बुदबुदाती हुई आवाज़ में, ऐसे वाली आवाज़ में कुछ कहा अपने शिष्य से। विस्परिंग का मीन्स होता है बहुत ही लाइटली, बहुत स्लोली बोलना। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेसेस हिम, और तब वो राजा के पास गया। कौन? गुरु। राजा के पास गए और राजा को जाकर उन्होंने एड्रेस यानी कि संबोधित किया, बुलाया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमानों के राजा। हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है? द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? आप ही फैसला करिए। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। राजा बड़ा भाई साहब टशन में आके बोला, अरे ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम पूछ क्या रहे हो, ये तो सब जानते हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो ये महाराज पहले मुझे फांसी पे चढ़ाइए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। पुट माई डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मुझसे पीछे ही फांसी पर चढ़ाइएगा। वन द डिसाइपल, एक सेकेंड स्लाइड चेंज कर दूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गुरु जी हैं वो राजा से थोड़ा सा कंसल्टिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब कंसल्ट क्या कर रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले जो है फांसी पर मुझे चढ़ाइए। पुट मी ऑन डेथ फर्स्टली एंड सेकेंड माई डिसाइपल, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए, उसके बाद ही मेरे डिसाइपल को चढ़ाइएगा फांसी पर। When the guru disciple heard this, when the disciple heard this, जैसे ही शिष्य ने इतना सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और ढोंग बनाना शुरू कर दिया उसने। clamor ढोंग, me first, नहीं मुझे पहले जाना, मुझे पहले, me first, पहले मुझे मारो। you brought me here first, तुम मुझे लाए थे यहाँ पर पहले। put me to that death first, not him, तो पहले मुझे ही फांसी चढ़ाना, इनको मत चढ़ाना। The guru and the disciple got into a fight about who should go first. गुरु और डिसाइपल में बड़ी जोर की फाइटिंग हो गई कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। देखिए बच्चों, स्टोरी बेटा थोड़ी सी लेंदी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, लेकिन बस अब स्टोरी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, 10 मिनट की भी नहीं है।
मीन्स 5 मिनट की और है। तो द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, यार गुरु कह रहा है मेरे को चढ़ाओ, शिष्य कह रहा है मेरे को फांसी चढ़ाओ, ये आपको लड़ रहे हैं, क्या बात है। He asked the Guru, why do you want to die? अब he has asked the reason to the Guru that why he want to get die, क्यों वो मरना चाहता है, क्यों वो फांसी पे चढ़ना चाहता है। We chose him because we needed a fat man for this stake. राजा कह रहा है, गुरु जी आप क्यों मरना चाहते हो, हमने तो आपके शिष्य को इसलिए चुना है क्योंकि वो इतना मोटा है जितना कि हमारे फांसी के तख्ते के लिए मोटा बंदा चाहिए। अच्छा, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु भाई साहब बहुत पहुंची हुई चीज़ें। गुरु जी ने कहा, मुझसे इस तरीके के सवाल मत पूछिए महाराज, बस मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सबसे पहले। अच्छा, वाई देयर इज सम मिस्ट्री है, क्या इसमें कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसे कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप मुझे इस बात को समझाओ कि क्या रहस्य है, क्यों आप जो है फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हो। विल यू प्रॉमिस मी टू दैट, पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू, आर यू प्रॉमिसिंग मी दैट यू विल पुट मी टू दैट इफ आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, क्या आप प्रॉमिस करते हो कि जैसे ही मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दोगे। आज दी गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, राजा ने वचन सा दे दिया भाई साहब, हाँ आपसे कह दिया सो कह दिया, मैं आपको ही चढ़ाऊंगा, बस आप रीज़न तो बताओ एक बार। द गुरु टुक हिम असाइड, राजा उसे खींच के कोने में ले गया, इधर आओ महाराज। द किंग गेव हिम एक सेकेंड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जो गुरु थे वो राजा को इतनी दूर ले गए कि जहाँ तक उनके बात करने की आवाज़ सैनिकों तक ना पहुँच सके। राजा और गुरु के बीच में क्या बातचीत होती है देखें। ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, उनके कानों तक ना पहुँच सके आवाज़, इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो कि हम अभी अभी क्यों मर जाना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों के दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरी दुनिया घूमे महाराज, लेकिन इस तरीके का नगर, वाओ, हमें कहीं नहीं मिला। इस तरीके का राजा, जय हो, हमें कहीं नहीं मिला। तो दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये कोई मामूली तख्ता नहीं है, ये भगवान के न्याय का तख्ता है महाराज। इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ बीन नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर आज से पहले कोई भी अपराधी नहीं रहा है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो कोई भी इस पे मरेगा सबसे पहले, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, तो उसका जन्म होगा, पुनर्जन्म, रीबॉर्न, वो दोबारा जन्म लेगा इस कंट्री का किंग बन के। अच्छा, ये बात है। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और अगला जो मरेगा मतलब सेकेंड नंबर पे, वो इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, तो अब गुरु कह रहे हैं हम अपने सात्विक जीवन से अब तो बोर हो गए हैं महाराज, और अब ना हम राजा बनना चाहते हैं, तो अब आप हमें बस चढ़ा दो फांसी पे। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर अ वाइल, तो अब हम राजा और मंत्री बनकर आगे कुछ समय निकालना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड्स, और अब अपने शब्दों से मुकरना मत महाराज। माय लॉर्ड, महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, अब हमें आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और ध्यान रखना पहले मुझी को चढ़ाना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा जो है बड़े गहरे विचारों में डूब गया। भाई साहब क्या करें, अगर मैंने इसे चढ़ा दिया फांसी पे तो अगला राजा तो यही बन जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा।
He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो अगले जन्म में अपने राज्य को किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था. He needed time. उसे थोड़ा टाइम चाहिए था. So he ordered the execution postponed to the next day. तो उसने ऑर्डर दिया कि जो एग्जीक्यूशन है, जो फांसी है, वो अगले दिन होगी. एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. और बड़े गुप्त रूप से उसने अपने मिनिस्टर से इस विषय पर चर्चा की. इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. राजा अपने मंत्री से बोला, हाँ भाई मंत्री, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि हम अपने हाथों से खुद अपना राज्य अगले जन्म के लिए किसी और को सौंप दें. तो लेट अस गो ऑन दी स्टेक आवर सेल्फ. चलो हम दोनों ही फांसी पे चढ़ जाते हैं पहले. एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन. तो अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनूंगा और तुम ही मंत्री बनोगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. क्योंकि पवित्र व्यक्ति जो होते हैं, पवित्र आत्मा पहुंची हुई हस्तियां जो होती हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा जो होते हैं, वो कभी गलत बात नहीं बोलते. ही सेड, ऐसा राजा ने कहा. एंड द मिनिस्टर एग्रीड. मंत्री उसकी बात पर राजी हो गया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स. तो जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो फांसी लगाने वाले लोग थे, जो मृत्यु दंड देने वाला व्यक्ति था, उससे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. राजा ने उससे कहा कि आज हम रात को क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट को यहाँ पर भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू. जब तुम्हारे पास पहला व्यक्ति आ जाए, पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट. तो पहले उसे फांसी पे चढ़ाना. देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन. और तब दोबारा दूसरे व्यक्ति के साथ भी यही काम करना. दोज आर माई ऑर्डर्स. और यही मेरे ऑर्डर हैं. डोंट मेक एनी मिस्टेक. कोई गलती ना हो जाए. पहले आए उसे पहले चढ़ाओ फांसी पे, दूसरा आए उसे दोबारा में चढ़ा दो. भैया अब एग्जीक्यूशनर क्या करे, राजा के आदेश का पालन तो करना है. ठीक है जी. दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन. उस रात राजा और उसका मंत्री चुपके से प्रिजन, कैद खाने में, जेल में गए. रिलीज द गुरु एंड हिज डिसाइपल. उन्होंने गुरु और शिष्य को तो छोड़ दिया. डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू. और अपने आप को बिल्कुल उसी वेशभूषा में बना लिया जैसे कि वो गुरु और शिष्य थे. उनके उन्हीं की तरीके की ड्रेसअप हो गए वो. एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स. और जैसे कि पहले से उन्होंने अरेंज कर रखा था, पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया अपने लॉयल सर्वेंट, अपने विश्वासपात्र नौकरों के सुपुर्द. वर्क टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. तो उन्हें ले जाया गया स्टेक तक और तुरंत उन्हें, प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत, सडनली, एट वंस, तुरंत उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया. स्लाइड चेंज कर लीजिए. ये रहे. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बातें हो रही हैं. राजा और मंत्री अंदर आ गए हैं और गुरु और शिष्य जो हैं वो दोनों बाहर चले गए हैं. When the bodies were taken down, जब फांसी के तख्ते से उनकी बॉडीज़ को उतारा गया, टू बी थ्रोन, फेंकने के लिए, टू क्रॉज, कौओं को, एंड वल्चर्स, गिद्धों को. द पीपल पैनिक्ड. तो लोग तो बिल्कुल व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर्स. उन्होंने देखा कि उनके सामने जो डेड बॉडीज़ हैं वो राजा और मंत्री की हैं. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न. अब पूरा जो नगर था वो बड़ी दुविधा में पड़ गया कि हमारे राजा और मंत्री ही नहीं रहे तो अब नगर को कौन चलाएगा, कौन इसका संचालन करेगा. बिना राजा का नगर कभी भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उस पर कोई भी अधिकार कर लेता है. ऑल नाइट दे मोर्न्ड. सारी रात तो उन्होंने विलाप किया. मॉर्निंग होता है मोर्न, MOURN, मॉर्न्ड मीन्स विलाप किया, मॉर्निंग. एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. और डिस्कस किया कि किंगडम का फ्यूचर क्या होना चाहिए. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल. कुछ लोगों ने तुरंत सोचा कि क्यों ना हम उसी राजा
और मंत्री की जगह उस गुरु और शिष्य को पकड़ लेते हैं। सॉरी, caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। जैसे ही वो किसी को बिना सूचित किए टाउन छोड़ने की तैयारी में थे, वैसे ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम राजा और मंत्री को उन लोगों ने पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। अब उनसे कहने लगे, सेड समवन, किसी ने कहा उनमें से, हमें एक राजा और एक मंत्री चाहिए। अदर्स एग्रीड, और सभी इस बात पे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि वही उनके राजा और मंत्री बन जाएं। आई डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। मतलब डिसाइपल को तो परसुएड यानी राज़ी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। डिसाइपल तो बहुत जल्दी राज़ी हो गया, हाँ हाँ मंत्री बनाओगे, ठीक है ठीक है। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को राज़ी करने में बहुत टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द स्ले मिनिस्टर्स। लास्टली फाइनली वो एग्री हो गए कि ठीक है चलो हम इस किंगडम को ओवर रूल करेंगे, हम इस पर शासन करेंगे। बट उन्होंने क्या कहा कि इस मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्रियों के प्रदेश पर राज्य करने से पहले हम एक बात कह देना चाहते हैं, ऑन द कंडीशन, क्या शर्त है, दैट दे कुड चेंज ऑल दी ओल्ड लॉज, कि वो पुराने सारे नियम बदल दिया करेंगे। कौन कौन से नियम थे? रात का काम दिन को, दिन का काम रात को, और एक दुद्दू के बदले में सारी चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रातें दोबारा से रात की तरह ही मनाई जाने लगी, एंड डे वुड अगेन डे, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुद्दू, और आपको अब कुछ भी नहीं मिल सकता था एक दुद्दू के बदले में। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब सारे नियम वैसे ही हो गए थे जैसे कि किसी अदर प्लेस पर होते हैं। अ कन्नड़ फोकटेल, ये कन्नड़ में एक फोकटेल यानी कि जिसे कहते हैं लोक कथा। जैसे हम घर में जब बैठते हैं बड़े बूढ़े लोगों के बीच में तो वो लोग हमें कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, उसी तरह ये एक फोकटेल है। फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोकटेल्स फ्रॉम इंडिया। A.K. रामानुजन ने बहुत सारी फोकटेल्स लिखी हुई हैं, उनमें से उनके कलेक्शन में से एक स्टोरी ये है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द गिविंग मी your precious time and support. Thank you students, and let me know about your experience